हाँ दोस्तों, फिर राधे राधे भाई। राधे राधे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे रीट वैक्सीन डोज 2 से, जहां पे कुछ प्रश्न अपन हल कर चुके हैं, टॉपिक वाइज लेकर के आ रहे हैं और एक एक टॉपिक को अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन मानता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और कहीं ना कहीं शिक्षण विधि जो है ना दोस्तों आपकी क्या हो रही होगी, बेस्ट हो रही होगी, अच्छी हो रही होगी। और दोस्तों हाँ, संख्यात्मक रूप से कमाने के पीछे मैं आपको कह देता हूं कि जो लोग ये मान करके बैठे हैं ना कि अभी तीसरी लहर आएगी एग्जाम आगे निकलेगा, वो गलत फहमी दिमाग से निकाल दें, तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये एग्जाम 26 सितंबर को होना है, मतलब 26 सितंबर को होना ही है। कोई भी किंतु परंतु अपने दिमाग में ना रखें, क्योंकि आगामी बहुत सारे एग्जाम्स की जो डेट है ना दोस्तों, वो सितंबर महीने में घोषित कर दी गई है। तो ये तय है कि सितंबर महीना में जो है ना गवर्नमेंट लगभग जितनी भी वैकेंसीज उन्होंने निकाल रखी है उस एग्जाम को क्लियर करवाने के मूड में है, और वो क्लियर करवा करके रह जाएगी दोस्तों। तो ये दिमाग में लगा के बैठो ना अभी हाँ कि डेल्टा प्लस आ रहा है, कि कोरोना की थर्ड जो जनरेशन वगैरह जो भी है वो आ रही है, तीसरी लहर आ रही है। अरे कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों, आएगी तब देखी जाएगी, क्या व्यवस्था रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये आगे का मामला है। अभी आपके पास में क्या ऑप्शन है, मुझे आप ये बता दो कि चलो कोरोना की लहर आ रही है, क्या कर लोगे अभी घर पे बैठ के? कुछ काम नहीं है। इससे अच्छा तो पढ़ो ना, और सिलेक्शन होने जितना पढ़ लिया तो रैंक लाने जितना पढ़ो, है ना। रैंक कैसे लाई जाती है? टॉप 100 में आओ, टॉप 50 में आओ, टॉप 10 में आओ, टॉप 20 में आओ, मैं तो कहता हूं टॉप 1 में आओ दोस्तों। रैंक लाने की कोशिश करो ना। सिलेक्शन तो एरे गिरे का भी होता है ना। हिम्मतदार आदमी वो होता है कि जब सिलेक्शन निकालता ना, मेरा रैंक 51 आई है, मेरी 41 आई है, मेरी जब अंडर 100 के अंदर आती है या 150 के अंदर आती है ना, और 500 के अंदर भी रैंक आती है ना, तो अपन को जोश रहता है कि यार मैंने राजस्थान में 300 तक भी, यहाँ 400 बच्चों को 16 लाख में मेरी रैंक 400 नंबर पे आई है। बहुत बड़ी लेवल होती है दोस्तों। रैंक लाने की तैयारी करो। सिलेक्शन तो आपका होना है, कोई रोक भी नहीं सकता है। रैंक की तैयारी करो। सिलेक्शन की तैयारी तो अपन ने कर ली पिछले, है ना, पिछला कोरोना जब चला था तब सिलेक्शन की तैयारी की थी। इस वाले में तो अपन कौन सी कर रहे हैं, अब रैंक लाने की तैयारी कर रहे हैं। और वास्तव में मुझे कसम से मेरे ना अभी ऑफलाइन मतलब ये जो बैच थे ना वो बंद थे, बाकी मेरा पूरा मन था कि मैं टॉप 100 का एक बैच बनाता, जिसके अंदर ना व्यवस्थित ऐसे बच्चों को लेता जो वास्तविकता में पढ़ने के और एकदम जोश के मूड में आते हैं और ऐसी शिक्षण विधियों की तैयारी करते हैं, ऐसी तैयारी के साथ में आते हैं, जोश के साथ में कि 50 के 50 नंबर उसके कहीं हिल नहीं पाते। ऐसी मैं पूरी प्लानिंग के साथ में आ रहा हूँ। हालांकि वो प्लानिंग में यूट्यूब के ऊपर ही फॉलो कर रहा हूँ। यही तरीका था उनको पढ़ाने का, वही तरीका मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। यही प्रश्नों के साथ में टॉपिक क्लियर करवाना दोस्तों। लेकिन ये बात है दोस्तों, ये बात भी तय है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल बात है दोस्तों। लेकिन अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का तरीका अलग है। वो रीट वैक्सीन में अपन ने करवाए थे, कभी सारे मिक्स करवाए थे। वो इसलिए करवाए थे क्योंकि एग्जाम नजदीक थे, आपकी तैयारी फुल थी, तो आपको प्रैक्टिस सेट थे वो एक तरीके से। अभी मैं जो करवा रहा हूं वो एग्जाम को दूर मान करके करवा रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि अभी एग्जाम 90 दिन अपन से दूर है, तो अपन को क्या करना है, एक एक टॉपिक क्या करना है, साथ साथ में क्लियर करते चले जाना है। मैं जब भी लाता हूं एक ही टॉपिक के प्रश्न लाता हूं और एक ही टॉपिक को क्या करता हूं, क्लियर कर देता हूं। तो आप ये मान के ना चले कि यहां पे आपकी प्रश्नोत्तरी चल रही है। आपको यह मानना है कि आपकी थ्योरी क्लासेस चल रही है, बस उस थ्योरी क्लासेस को मैं क्लियर किसके माध्यम से कर रहा हूं, प्रश्नों के माध्यम से। एक पथ दो काज वाले अपने क्या हो रहे दोस्तों, काम हो रहे हैं, है ना। मैं केवल आपसे ABCD राइट करवाने के लिए नहीं बैठा हूं, कुछ न कुछ इसके पीछे क्या है, हमारा टारगेट है, कुछ न कुछ इसके पीछे क्या है, अपना लक्ष्य है दोस्तों। तो अपन जो चलेंगे आज, जो अपन बात करेंगे दोस्तों, वो कहां से करेंगे अपन, 15वीं क्लास लगभग आज की अपनी रहेगी। इससे पहले अपन लगभग 14 क्लासों का अध्ययन अपन कर चुके हैं। लगभग 15वां नंबर की क्लास जो है ना रीट वैक्सीन डोज की अपनी रहेगी। तो तैयारी में लगे हुए रहे, मन से लगे हुए रहे, थोड़ा जोश के साथ में लगे हुए रहो दोस्तों, है ना। अच्छे से अच्छे के तैयार में रैंक लाना आपका काम है, और रैंक लानी ही है, ये मान करके चले तैयारी करें। केवल सिलेक्शन करवाने के लिए तैयारी ना करें दोस्तों, क्योंकि आपको जब नौकरी करोगे ना तब भी जोश रहेगा कि मैंने इतनी रैंक प्राप्त की है। यह आपके पास में सुनहरा अवसर है, इसका आप क्या करें दोस्तों, सदुपयोग करें और इसका पूरा का पूरा फायदा ले दोस्तों। अब अपन बात करेंगे दोस्तों आज की क्लास में जो अपनी रहेगी चर्चा, वो किसकी रहेगी, 15वीं क्लास की। और 15वीं क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आज आपके सामने ये रहा दोस्तों। निगमन विधि का सिद्धांत है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, निगमन विधि का सिद्धांत है सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, या विशेष से विशेष की ओर। क्या पूछ रहा है आपको कि निगमन विधि का सिद्धांत है,
विधि कौन सी पूछी है इसने? निगमन। कल अपन इसकी एक विधि जो थी इसकी संपूरक विधि जो कहलाती है आगमन विधि को अपन क्या कर चुके हैं, कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो आज की जो विधि रहेगी वो कौन सी रहेगी? आपकी निगमन विधि रहेगी। निगमन और आगमन विधि के भी कुछ संयुक्त प्रश्न आएंगे, उसके माध्यम से इन दोनों विधियों को एक बार अपन साइड कर देते हैं, जो महत्वपूर्ण मानी जाती है और काफी एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो मैं आपके सामने प्रश्न लेकर के, ये 2017 में सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, यही लेवल है, इससे ज्यादा कोई लेवल है नहीं। निगमन विधि का सिद्धांत है सामान्य से विशेष, सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, या विशेष से विशेष की ओर, है ना। देखिए इन दोनों को पहले काट दिए, विशेष की विशेष की ओर कुछ नहीं होता है, सामान्य से सामान्य की ओर नहीं होता है। अब एक आपके पास में विशेष से सामान्य, एक आपके पास में सामान्य से विशिष्ट। तो कल अपन ने पढ़ी थी आगमन विधि, और आगमन विधि के सिद्धांत के अंतर्गत यह बात अपन ने पढ़ी थी कि आगमन विधि जो है ना कैसे चलती है दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है। किस तरफ चलती है? विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है। जब आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की तरफ चल रही है तो निगमन विधि किस तरफ चलेगी? आपके सामान्य से विशेष की तरफ चलेगी, क्योंकि जो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं उनको यदि आप पूरे के पूरे उल्टे घुमा दोगे तो वो कौन से हो जाएंगे? आपके निगमन के हो जाएंगे। नी से याद रखना नियम, आ से याद रखना उदाहरण, यानी कि पहले उदाहरण आगमन विधि, पहले नियम निगमन विधि दोस्तों। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ना दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? आपका ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह विधि सामान्य से विशेष की ओर चलती है, यानी सूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। उन सूत्रों के द्वारा जब एग्जाम्पल को सोल्व करवाया जाता है तो वो विशेष बातें होती है। तो ध्यान रखना, ये जो विधि चलती है वो किस तरफ चलती है दोस्तों? तो ये विधि चलती है आपके सामान्य से विशेष की ओर चलती है। ए वाला उत्तर यहां पे सही हो जाएगा। भाई निगमन विधि को उल्टा करना है, कुछ नहीं करना है। इन विधियों में कंफ्यूजन भी बहुत रहता है बच्चों का, अरे सर ये सही माने, इसको सही माने, ये सही करे, ये सही करें। अरे कंफ्यूजन जीवन में नहीं रखना है दोस्तों, जितना कंफ्यूजन रखोगे उतना उलझते जाओगे। अरे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है उलझते जा रहे हो, तो छोड़ो उसको। उसमें यदि उलझने में बैठ जाओगे ना, उसको अगर सुलझाने की कोशिश करोगे ना, उसके सुलझाने के चक्कर में 50 सवाल दूसरे उलझ जाएंगे। तो इतना लोड लेकर के, इतना डिप्रेशन लेकर के नहीं पढ़ना, फ्री माइंड से पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है, उलझन में है, कुछ दिक्कत है, साइड में कर दो, देख लेंगे उसको बाद में ना। उसके चक्कर में अभी वर्तमान में बैठे बैठे 10 चीजों को नहीं ढूंढनी। ऐसे नहीं कि एक टॉपिक को है ना, एक प्रश्न को क्लियर करने के चक्कर में 1 घंटा निकाल दिया। समय बहुत कीमती है, कहां पे इन्वेस्ट करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इन्वेस्ट करना है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केवल 10 घंटा पढ़ना मायने नहीं है, आप चाहो तो 10 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे में कर सकते हो। बस तरीका होना चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए, मुझे किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, कितने नंबर कवर वाले टॉपिक को पढ़ना है, कितने कम नंबर वाले टॉपिक को पढ़ना है, ये आपके पास में दिमाग होना चाहिए। बाकी 10-12 घंटे तो ठीक है, पढ़ाई करनी चाहिए, क्वांटिटी में पढ़ाई करो, लेकिन क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है दोस्तों। 3 घंटे में हो सकती है। तो ये निगमन प्रणाली को कहते हैं। दूसरा भाई गरीब प्रश्न है ना, ये अपने लिए कौन सा प्रश्न कहलाता है भाई? गरीब प्रश्न कहलाता है। निगमन प्रणाली को कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है सिद्धांत प्रणाली, सहयोग प्रणाली, प्रयोग प्रणाली, यहां साहचर्य प्रणाली। आपके सामने क्या ऑप्शन दे रखे दोस्तों? 4 ऑप्शन दे रखे। ये पूछ रहा है निगमन प्रणाली को क्या कहते हैं, यानी कि आपकी जो निगमन विधि है उस निगमन विधि को अपन और क्या कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपको? ऑप्शन दे रखा है दोस्तों सिद्धांत प्रणाली। एक क्या ऑप्शन दे रखा है आपको? सिद्धांत प्रणाली। और एक दे रखा है आपको सहयोग प्रणाली। और एक जो आपको दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? प्रयोग प्रणाली। और एक जो आपको दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? आपका साहचर्य विधि या प्रणाली। तो सामान्य सी बात है, नियम का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और आप सब जने जानते हो कि निगमन विधि को हम किस नाम से जानते हैं? प्रयोग विधि के नाम से भी जानते हैं। ये नॉर्मल सी बात है दोस्तों। तो यहां पे आपको प्रयोग प्रणाली जो होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी सही हो जाएगी। अरे प्रयोग विधि आगमन को भी कह सकते हैं अपन, इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा आपके कभी भी। आगमन भी एक प्रकार से प्रयोग की जाती है, लेकिन जब प्रणाली के बारे में पूछा कौन सी प्रणाली है, तो यहां पे प्रयोग प्रणाली सही हो सकती है दोस्तों। सी वाला आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ये लीजिए भाई, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निगमन प्रणाली का क्या तात्पर्य है? पहले उदाहरण देना, फिर निष्कर्ष निकालना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना, या पहले नियम बताना फिर व्याख्या करना। ये देखिए, ये किसके बारे में पूछ रहा है? ये कह रहा है भाई कि इसकी निगमन प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य, क्या समझते हो भाई? पहले उदाहरण देना और फिर निष्कर्ष निकालना, यह आगमन विधि के संदर्भ में सही होगा, निगमन विधि के संदर्भ में यह सही नहीं हो सकता। अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, हां अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं निगमन विधि में, लेकिन नियम की व्याख्या करने के पश्चात, पहले नहीं किए जाते हैं। पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना नहीं, एक ही नियम बताओगे, उस नियम के कंसेप्ट को क्लियर होने के बाद ही आप उसके सामने कौन सा रखोगे? दूसरा, जैसे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, तो प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो पहले एक सूत्र को समझोगे, उस टाइप के सवाल करोगे, वो क्लियर हो जाओगे तो आप अपने स्टेप को क्या करोगे? आगे बढ़ाओगे। अगर नहीं होगा तो उसी में आप क्या करते रहोगे? और अपनी प्रैक्टिस करते रहोगे। तो ये नहीं दोस्तों, कई नियम नहीं, एक बार में केवल एक नियम।
पहले नियम बताना फिर व्याख्या करना बिल्कुल सही है दोस्तों। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, निगमन में बालकों को नियम बताना पड़ेगा, उसके बाद में नियम की क्या करनी पड़ेगी, आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। यह जो क्रिया होती है वह किसके अंतर्गत होती है, आपकी इस निगमन प्रणाली के अंतर्गत होती है। तो निगमन प्रणाली से क्या तात्पर्य है, तो निगमन प्रणाली से तात्पर्य है नियम देकर के नियमों की व्याख्या करना। पहले नियम बता दो और नियम से व्याख्या करते हुए किस तरफ चले जाओ, उस नियम से संबंधित उदाहरणों की तरफ चले जाओ, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न, निगमन विधि के प्रवर्तक हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसका उत्तर तो आप सब बच्चों को इजीली तरीके से आ जाना चाहिए। इन प्रश्न में कुछ नहीं है दोस्तों। ये कह रहा भाई निगमन विधि के प्रवर्तक हैं प्लेटो, सुकरात, हर्बर्ट या किलपैट्रिक। तो आपको पता है भाई ये नहीं है ना, ये परियोजना विधि का है। किलपैट्रिक हर्बर्ट की बात करें तो ये हर्बर्ट की अपनी अलग विधि है ना। सुकरात अपने प्रश्नोत्तर विधि का कहलाता है। तो तीनों के तीनों कट गए तो लास्ट में क्या बचेगा आपका, प्लेटो। यहां पे आपका प्लेटो सही हो जाएगा, लेकिन कुछ जगह पे अरस्तु भी लिखा हुआ मिलता है दोस्तों। क्या लिखा हुआ मिलता है आपको, अरस्तु भी लिखा हुआ मिलता है। ये अरस्तु प्लस प्लेटो जब यदि नाम एक साथ में आ जाए ना दोस्तों, तब इन दोनों को एक साथ में आपको क्या करना है भाई, सही करना है। लेकिन अरस्तु नहीं दे रखा है और प्लेटो दे रखा है तो प्लेटो को सही करना है। हाँ, अरस्तु और प्लेटो दोनों दे रखा है ना, तो प्लेटो को सही करना है। लेकिन कभी अरस्तु प्लस प्लेटो दोनों एक साथ में आ जाए तो फिर आप अरस्तु प्लस प्लेटो को ही सही करना, यही सही माना जाएगा दोस्तों। हाँ, निर्माण करने में अरस्तु का था, लेकिन इसका व्यापक प्रयोग जो किया वो किसने किया था, प्लेटो ने किया था। इसलिए इसका जो जनक माना जाएगा वो कौन माना जाएगा दोस्तों, प्लेटो माना जाएगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पे जो आपका सही आंसर निकलेगा वो कौन सा निकल जाएगा, प्लेटो आंसर बिल्कुल सही निकल जाएगा। कंफ्यूजन मत रखना किसी भी चीज का, छोटी छोटी बातों का। शिक्षण वीडियो में कंफ्यूजन होना आम बात है ना, नॉर्मल सी बात है। आप मार्केट से 5 गाइडें उठा करके लाना, 5 गाइडों में आपको कंफ्यूजन मिल जाएगा। इस गाइड में कुछ दे रखा है, इस गाइड में कुछ दे रखा है, इस गाइड में कुछ दे रखा है। 5 टीचरों से पढ़ना, 5 कंफ्यूजन आ जाएंगे। कोई टीचर क्या बता रहा है, कोई टीचर, देखो सिलेक्शन के लिए आपको किसी एक पर तो भरोसा करना पड़ेगा कि चाहे गलत बताएं या सही बताएं, बस जो है वो यही है, तब तो जाकर के आपकी बात बनेगी ना। सब साधे कुछ नहीं हो सकता, किसी एक को आपको साधना बनानी पड़ेगी ना। किसी एक को तो मानना पड़ेगा कि यहां जब मुझे कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मैं इसी के आधार पर क्या करूंगा भाई, सवाल सही करूंगा। तो दूसरा पूछ रहा भाई, संख्यात्मक रूप से निगमन विधि के कितने सोपान हैं, है ना। सोपान कह दो, चाहे इसके चरण कह दो, चाहे इसके पद कह दो, चरण पद, ये नाम, ये तीनों चीजें एक ही होती है दोस्तों। सोपान आ जाए, चरण आ जाए या पद आ जाए, ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती है दोस्तों, एक जैसी होती है। यहां पे आपको इनसे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो संख्यात्मक रूप से निगमन विधि के कितने सोपान हैं, कि निगमन विधि के 2 सोपान है, 4 सोपान है, 6 सोपान है या 8 सोपान है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, निगमन विधि में जो सबसे पहला काम किया जाता है वह क्या किया जाता है दोस्तों, वह किया जाता है दोस्तों नियमों का निर्धारण। सबसे पहला काम क्या होगा, नियमों का प्रस्तुत करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, नियमों को क्या करोगे, प्रस्तुत करोगे। फिर क्या करोगे, नियमों की व्याख्या करोगे। भाई क्या करोगे दोस्तों, नियमों की व्याख्या करोगे। नियमों की व्याख्या करोगे तो नियमों की व्याख्या करने के बाद में पहले नियम बालक के सामने रखोगे, फिर क्या करोगे, उसके नियम की क्या करोगे, व्याख्या करोगे, बालकों को बताओगे। और जब आप व्याख्या कर दोगे, बालक को बताओगे, तो बालक क्या करेंगे, उसके आधार पर क्या करेंगे दोस्तों, अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अभ्यास करेंगे। और अभ्यास के बाद में आप क्या कर दोगे, उनका परीक्षण कर दोगे। क्या कर दोगे दोस्तों, परीक्षण कर दोगे। तो अंत में क्या आ जाएगा, इसका परीक्षण करना। तो ये ध्यान रखना भाई, नियमों का प्रस्तुत करना, व्याख्या करना, अभ्यास करना। अलग अलग जगह पे कई नाम है, अभ्यास की जगह आपको निरीक्षण भी मिल सकता है। तो ये सोपान में, लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। व्याख्या की जगह कोई नया नाम मिल सकता है आपको, परीक्षण की जगह कोई नया नाम मिल सकता है। इनमें कंफ्यूज रहने की आपको आवश्यकता नहीं, कोई भी नाम आओगे आप पहचान जाओगे। इनमें बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो मेरी तरफ से, पहले नियम बताएगा, फिर नियम समझाएगा, फिर बालकों को उदाहरण देगा। जब बालक उदाहरण को हल करेंगे तो नियम के आधार पर एग्जामिनर लास्ट में उसका क्या करेगा, वापस जांच करेगा। ऐसे याद रखो, 4 नियम इस तरीके से चलता है 4 सोपान में। ऐसे अगर नाम याद रखो, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, बदल दे सकते हैं, है ना। व्याख्या के 15 पर्यायवाची मिल जाएंगे, वो दे देगा आपको, ये कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आप सिंपल देसी तरीके से याद रखो, है ना। पहले नियम बताएगा, फिर नियम समझाएगा, फिर उदाहरण देगा और फिर जांच करेगा। ये देसी स्टाइल है अपने 4 याद रखने की। तब कोई भी नाम दे दे अपन को तो ये देसी स्टाइल से 4 याद रहेंगे। इस तरीके से आपको याद करना चाहिए। तो यहां पे जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, B4। देखो पढ़ने की कोई टेक्निक नहीं होती, आपको पता है कि आपको किस चीज को कैसे याद रखनी है, बस आपको उस तरीके से याद रखनी है ना। कैसे भी करके वो चीज आपको याद आ जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिसाब से शॉर्ट तरीके बनाओ, आप अपने हिसाब से तरीके बनाओ, आप अपने हिसाब से उस चीज को प्रैक्टिस, कोई लेना देना नहीं है। फिल्मी गानों की ट्रिके बना दो, है ना,
कुछ भी जो आपको पसंद हो, जिसमें आपकी रुचि हो, उसकी ट्रिकें बना दो दोस्तों। आपको याद रहनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस ट्रिक से आप किस चीज को याद रखोगे। सब टीचर याद रखते हैं, हमारे पास में भी ये याद रखते हैं, कुछ कुछ ट्रिक है उसको याद रखने की, उस तरीके से याद रखते हैं। आपकी भी जो पसंद हो ना, उससे क्या बना दो, आप इसकी ट्रिक बना दो दोस्तों, आराम से क्या रह जाएगी, आपको याद रह जाएगी। ये क्या हो जाएंगे, आपके 4 सोपान होते हैं दोस्तों। याद रखना, चाहे आगमन विधि आ जाए चाहे निगमन विधि आ जाए। कभी कभी पूछ लेते हैं आगमन और निगमन विधि में समानता है, क्या समानता है भाई? दोनों व्याकरण विधि, दोनों व्याकरण के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विधि है, दोनों विधि के अंदर समान सोपान होते हैं, दोनों विधियों में समान चरण होते हैं, है ना। इस प्रकार से आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, आगमन विधि में भी 4 सोपान ही होते हैं और निगमन विधि में भी कितने सोपान होते हैं? 4 सोपान होते हैं। तो दोनों में 4-4 सोपान होते हैं, ये समानता है, दोनों व्याकरण में लिए पढ़ाई जाती है। ये भी इनमें क्या है दोस्तों? समानता है दोस्तों, ध्यान रखना, है ना। दोनों विधियों का प्रयोग एक दूसरे में होता है, ये भी इनमें क्या है? समानता है। तो ध्यान रखना भाई, 4 जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। कौन कौन से हो जाएंगे? तो सोपान मैंने आपके सामने लिख दिए। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, निगमन के संदर्भ में असत्य कथन है। हर बार की तरह मैं कह रहा हूं नहीं और असत्य पे पहला आपको क्या करना है भाई? गोला करना। यदि आप गोले नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। असत्य पूछा है, यह नियम से उदाहरण की ओर चलती है, यह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, यह सामान्य से विशेष की ओर चलती है, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये किसके आधार पर पूछ रहा है? आपको शिक्षण सूत्र के आधार पर पूछ रहा है। किसके आधार पर? मतलब सिंपल सी बात है, देखो आप दोनों के शिक्षण सूत्र याद नहीं रख सकते हो, या तो आप आगमन के याद रखो या निगमन के याद रखो, किसी एक के याद रखो, दूसरे का अपने आप याद रह जाएगा। इन दोनों विधियों के आप शिक्षण सूत्र याद करने की कोशिश करोगे, एग्जाम में जाकर के कंफ्यूज हो जाओगे किसको पढ़े और किसको नहीं पढ़े। तो या तो आगमन के याद करो या निगमन के याद करो, दोनों के याद मत करो। आगमन के याद है तो निगमन के मत करो, आपको पता है कि इसके उल्टे होंगे, वो निगमन के होंगे। मैंने आगमन के याद कर रखे, दोनों को याद मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। हम हो जाते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे भी एग्जाम में बैठा जाए ना तो ऐसे चीजों में कंफ्यूज होना आराम सी बात है। ये ना इनमें नहीं होंगे, ये इनमें हो जाएंगे। स्थूल से सूक्ष्म था, सूक्ष्म से स्थूल था, पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं चलती है दोस्तों, ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी विधि चलती थी? अपनी आगमन विधि चलती थी। ये पूछ रहा है असत्य कथन है, ये डी वाला क्या कहलाएगा? इसका असत्य कथन कहलाएगा। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं चलती है, ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। छोटी बात को पहले बताती है, बड़ी बातें बाद में बताती है दोस्तों। उदाहरण बड़े रूप में होता है, नियम छोटे रूप में बाद में आता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। डी वाला जो उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए, निगमन विधि का गुण नहीं है, ये नहीं पे मैंने गोला कर दिया। निगमन विधि का गुण नहीं है, क्या पूछ रहा है भाई? इनमें से कौन सा गुण नहीं है, ये पूछ लिया है अपन से। पहले कौन सा गुण है? नहीं, गुण नहीं है मतलब 3 गुण होंगे, नहीं है तो जो गुण है उनको पहचान लो, सिंपल सी बात है। यह परंपरागत विधि है, यह छात्रों में धीमी गति से विकसित होती है, सभी स्तर के लिए अनुकूल है, बड़ी कक्षाओं में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। तो देखो कल मैंने जब आपको आगमन विधि पढ़ाई थी ना, तो मैंने एक बात बताई थी भाई, आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। यदि आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होगी तो निगमन विधि किसके लिए हो जाएगी? बड़ी कक्षा के लिए उपयुक्त हो जाएगी। तो ये बड़ी कक्षाओं में सर्वाधिक प्रचलित विधि है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बड़ी कक्षा के लिए एकदम अच्छी विधि मानी जाती है, ये तो सत्य है भाई। सभी स्तर के लिए अनुकूल है, बिल्कुल। आप 5वीं वाले बच्चों को भी सूत्र बता करके याद करवा सकते हो, और जो बच्चे निष्णात की तैयारी कर रहे हैं या बीए वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर पर हैं, किसी भी बच्चे को आप इस विधि के द्वारा क्या कर सकते हो? पढ़ा सकते हो। यह छात्रों में धीमी गति से विकसित होती है, इसको एक बार नोट करते हैं। यह परंपरागत विधि है, यह भी क्या है? बिल्कुल सत्य दोस्तों। निगमन विधि को कौन सी विधि माना जाता है? परंपरागत विधि माना जाता है, क्योंकि शुरू से इसी तरीके से पढ़ाया आ रहा है दोस्तों। ये परंपरागत विधि है, ये भी इसके बारे में सत्य है। ए सी डी तीनों सही है, तो बी अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। यह छात्रों में धीमी गति से विकसित नहीं होती है, यह छात्रों में बड़ी तीव्र गति से विकसित होती है, क्योंकि बालक क्या चाहते हैं? शॉर्ट एंड स्वीट। उनको ट्रिकें बता दो, इसीलिए आपको भी देखा होगा जो ट्रिकें बताने वाले सर होते हैं ना, वो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं दोस्तों, है ना। बात याद रखते भी रहते हैं कि हाँ इस ट्रिक से बता रहे हैं, तो सर वो अपनों को अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों लगते हैं? कि आप यही चाहते हो भाई कोई छुट्टा है ना, सिंपल सा। अगर आपको कहे कि मैं आपको 500 प्रश्न दे रहा हूं, उस 500 प्रश्न में से ही 150 प्रश्न आएंगे, मैं कह रहा हूं आप उस 500 प्रश्नों को मुंह जुबानी रट लोगे। क्यों रट लोगे? कि हर बच्चा शॉर्टकट चाहता है दोस्तों, लॉन्ग कट कोई मारना नहीं चाहता है, लंबा विस्तार से कोई पढ़ना नहीं चाहता है। सबको क्या चाहिए दोस्तों? शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं ना, हमेशा टॉपिक क्लियर करते चलो। मैं कहीं एक प्रश्न आगमन का ला रहा हूं, एक निगमन का ला रहा हूं, एक व्याख्या का ला रहा हूं, एक इसका ला रहा हूं, सब मिक्स ले जाऊंगा ना, कचरा बन जाएगा, और ऐसे एग्जाम तक भी पढ़ते रह जाओगे तो नहीं होगा। ये काम चलेगा एग्जाम से 1 महीने पहले या 15 दिन पहले,
जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर सारे प्रश्न अपन क्या करेंगे, मिक्स पूछेंगे, क्योंकि एक तरीके से टॉपिक क्लियर हो गया तो अब मिक्स कर सकते हैं। पहले यदि मिक्स वाले प्रश्नों को लेकर के बैठ जाओगे तो एक तरीके से टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने रीट वैक्सीन तब चलाई थी जब परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी। कब होनी थी? 25 अप्रैल को होनी थी, तब मैंने रीट वैक्सीन चलाई थी। अब 25 अप्रैल को नहीं हुई, डेट आगे बढ़ गई, तो अपन में 21 प्रश्नों को जो कमांड था वो मैंने पूरी कर दी, है ना। मतलब 25 अप्रैल को होनी थी, तभी मैंने ये 1 अप्रैल के आसपास शुरू की थी। मैं 25 दिन के अंतर्गत इसको पूरी की पूरी करवा दूंगा दोस्तों, है ना। नहीं हो पाई तो फिर अपन ने क्लासें भी थोड़ी लंबी कर दी थी। अब जो मैं करवा रहा हूं, समय है अपने पास में, टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा, फिर वापिस सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, मिक्स ला करके कर देंगे। आराम से आपकी क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। ऐसे अभी ऐसे टाइम में आपको अब मिक्स प्रश्नों में नहीं उलझना है। मेरे चैनल पे क्या, कहीं पर भी जाओ, किसी भी किताब में पढ़ो, मिक्स प्रश्नों से, जहां पे व्याख्यात्मक रूप से यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो प्रश्नों में यदि आप ऐसे बैठ करके पढ़ रहे हो तो आपका क्या है दोस्तों, डाउट क्लियर है, मतलब टाइम पास हो रहा है एक तरीके से। एसएससी बीए बताने से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अनिगमन विधि का गुण नहीं है, बी आंसर यहां पे सही हो जाएगा। निगमन विधि के दोष हैं, सिंपल सा प्रश्न है, दोष हैं पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, दोष हैं। इस विधि में बालकों में नीरसता उत्पन्न होती है, यह विधि पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है, छात्र सामान्य नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, यह परंपरागत विधि है। दोस्तों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन कौन सा दोष है। तो सबसे पहला, यह परंपरागत विधि है, यह अपने आप में एक दोष है दोस्तों। जब अपन कह सकते हैं ये परंपरागत विधि है, छात्र सामान्य नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, छात्र सामान्य नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, बिल्कुल नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, ये भी क्या है, गुण है दोस्तों। ये परंपरागत विधि है, ये गुण है। ये छात्र सामान्य नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, ये भी क्या कहलाएगा, इसका गुण कहलाएगा दोस्तों। इस विधि में बालकों में निरस्ता उत्पन्न होती है, तो ये दोष होगा, या इस विधि से पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है। देखिए, आगमन विधि से कभी भी समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। आप उदाहरण दोगे, बालक अपनी गति से सीखेंगे, समय लगेगा। निगमन में आप क्या करो, सूत्र बता रहे हो, बालक सवाल कर रहे हैं, समय नहीं लग रहा है, टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका पाठ्यक्रम क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। बी भी सही है, सी भी सही और डी भी सही है। ये तीनों के तीनों तो क्या कहलाएंगे, इसके गुण कहलाएंगे। और ऊपर वाला पूछ रहा है दोष क्या है, 3 गुण है, तो ये अपने आप में दोष हो जाएगा कि इस विधि में बालक में निरस्ता उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही क्या कहलाएगा, यह दोष कहलाएगा। इस विधि से क्या होती है, बालक में निरस्ता उत्पन्न होती है। ये 3 गुण है, ऊपर वाला अपने आप में क्या निकल जाता है, दोष निकल जाता है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे भाई। ये लीजिए भाई, निगमन विधि के संदर्भ में सत्य कथन है। देखिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ पीपीटी में, ये मेरी आदत है, मैं हल्का हल्का चेंज करता रहता हूं, मेहनत भी बहुत लगती है ना। ऐसे नहीं है कि मैं सबकी तरह ना व्हाइट पे केवल ब्लैक और रेड में लिख करके लाया और क्या कर रहा हूं दोस्तों, पढ़ाया जा रहा हूं। वो भी था, ऐसा नहीं कि अपने वैसी पीपीटी नहीं बनाई, समय के आधार पर निर्भर करती है ना। अब अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ न कुछ तो आपके लिए क्या हूं, नया हूं। निगमन विधि के संदर्भ में सत्य कथन है, कि कौन सा कथन निगमन विधि के संदर्भ में कौन सा भाई, सत्य कथन है। वर्तमान में गणित में सर्वाधिक प्रचलित विधि है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान करने की सरल विधि है, कम समय में अधिक ज्ञान के लिए उपयोगी है, डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, निगमन विधि के बारे में कौन सा कथन पूछा है अपन को, सही कथन पूछा है, सत्य कथन पूछा है। तो वर्तमान में गणित में सर्वाधिक प्रचलित विधि है, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में गणित पढ़ाने के लिए सूत्र विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, यह तो बिल्कुल सही है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान करने के लिए इजी विधि है, बिल्कुल। व्याकरण के नियमों को यदि आपको रट करके नहीं पढ़ना है तो सिंपल तरीके से निगम, जैसे मैंने आपको कहा ना, विसर्जन या कंठा, ये याद कर लो, है ना। कंठ से निकलने वाले कौन कौन से वर्ण है, एक ही बार में आपको क्या हो गए, याद हो गए। तो सूत्र विधि से व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता है, सरल विधि कहलाती है। इसमें याद कम रखना पड़ता है और उसकी व्याख्या अधिक कर सकते हैं। कम समय में अधिक ज्ञान देने के लिए भी उपयोगी है ना। कम टाइम कम हो और जल्दी कंसेप्ट क्लियर कराना हो तो निगमन विधि सबसे क्या मानी जाती है, बेहतर मानी जाती है। इसके हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा भाई, डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें जो है ना, निगमन विधि के संदर्भ में क्या कहलाएगी दोस्तों, सत्य कहलाएगी, निगमन विधि के संदर्भ में सही है। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, ये पूछ रहा है भाई, निगमन विधि है, क्या पूछ रहा है आपसे, निगमन विधि है, यह पूर्ण विधि है या अपूर्ण विधि है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है या उपयुक्त सभी। तो ये दोस्तों इसके बारे में बात करना, ये पूर्ण विधि है या अपूर्ण विधि है, या अमनोवैज्ञानिक विधि या उपयुक्त सभी। देखिए, इसको अमनोवैज्ञानिक विधि नहीं कह सकते हैं ना भाई। बहुत सारी किताबों में लिखा होगा भाई, निगमन विधि को अपन देखो, जिसमें नियम और सिद्धांत होते हैं ना, उनको अपन कभी भी अमनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं ना। ये अमनोवैज्ञानिक की तरह भले ही काम, निरस्ता उत्पन्न हो रही है, लेकिन अमनोवैज्ञानिक विधि नहीं कहलाएगी। ये टेक्निक से काम करती, तरीके से काम करती है दोस्तों। अमनोवैज्ञानिक इसको नहीं कह सकते, भले लिखा होगा बहुत सारी जगह पर, नहीं कह सकते। यह पूर्ण विधि या अपूर्ण विधि है, यह पूर्ण विधि है दोस्तों। अपूर्ण विधि आगमन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है,
आगमन विधि कहलाती है। निगमन विधि कौन सी कहलाती है? अपने आप में पूर्ण विधि कहलाती है। तो यहां पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ए वाला जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ये लो अगला प्रश्न, आगमन की तुलना में निगमन विधि। क्या पूछ रहा है भाई? पहले देखना, आगमन की तुलना में निगमन विधि सरल है, कठिन है, समान है या कुछ कह नहीं सकते हैं? ये पूछ रहा भाई आगमन की तुलना में निगमन विधि कैसी है? सरल है, कठिन है कि एक जैसी है कि अपन कुछ कह नहीं सकते? तो दोस्तों ये जो है ना वो कौन सी है? सरल है भाई। आगमन की तुलना से निगमन विधि को क्या माना जाता है? सरल। क्योंकि आगमन में आप उदाहरण प्रस्तुत करते हो, उदाहरण को बालकों को निरीक्षण करना पड़ता है, अपने आधार पर उसके नियमों का निर्धारण करना पड़ता है, इसमें समय लगता है। लेकिन निगमन विधि में कोई भी समय नहीं लगता है। अपेक्षाकृत यदि देखा जाए तो आगमन विधि से निगमन विधि कैसी कहलाएगी? सरल विधि कहलाएगी। आपको सवाल दे दिया जाए, वो बोलेगा हल करके इसका नियम बनाओ, ये कठिन है या सरल है? ये कठिन है। आपको सूत्र दे दिया, अब ये सवाल दिया, इस सूत्र से इस सवाल को हल करो, ये सरल है ना? तो अनिगमन विधि क्या कहलाती है? इस आगमन विधि की तुलना में थोड़ी सरल विधि कहलाती है। ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विधि बोध पर अधिक बल देती हैं? दो चीजें होती है दोस्तों, एक तो बोध होता है, एक रटना होता है। एक तो समझना होता है, एक रटना होता है दोस्तों। तो इन दोनों में से आगम, ये पूछ रहा है कि आपके सामने 3 विधि लिखी हुई है, इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो समझने पर बल देती है, बोध पर बल देती है, रटने पर बल नहीं देती है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या उपयुक्त सभी? दोस्तों ध्यान रखना भाई, आगमन विधि ही आपको बोध पर बल देगी, क्योंकि वहां आप समझ करके कार्य करते हो। निगमन में तो सूत्र को याद करते हो, याद करने का मतलब एक तरीके से रटना हो गया, सूत्र को तो याद करना ही पड़ेगा तभी सवाल हल होंगे। तो यहां पे ये जो निगमन विधि और सूत्र विधि जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको है ना बोध स्तर पर इतना नहीं, ये कह रहा है कि निम्न में कौन सी विधि अधिक बल देती है। भाई निगमन विधि भी दे सकती है, सूत्र विधि भी दे सकती है बोध स्तर पर बल, लेकिन ये पूछ रहा है अधिक कौन सी देती है? मतलब इन तीनों में से सबसे अधिक बोध स्तर पर कौन सी देगी? तो इन तीनों में से सबसे अधिक बोध स्तर पर जो देगी वो देगी आपकी आगमन विधि। कौन सी विधि देगी दोस्तों? आगमन विधि जो देगी वो सबसे अधिक बल देगी भाई। किस विधि के द्वारा सिखाया गया ज्ञान दीर्घ काल तक मस्तिष्क में संचित रहता है? ये 3 विधियों के नाम फिर से आपके सामने आ गए। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिनके द्वारा सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में, बालक के मस्तिष्क में कैसा रहता है? जीवित अवस्था में रहता है। वह आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या व्याख्यान विधि? 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों। देखो निगमन विधि से सीखा हुआ ज्ञान भले ही लंबे समय तक रहे ना रहे, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि वही ज्ञान मस्तिष्क में सबसे ज्यादा संचित रहता है, जिससे आपको ज्ञान अस्थायी रहता है जब आप उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हो। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब स्वयं करके सीखते हो। तो स्वयं करके कौन सी विधि में सीखते हैं? आगमन में या निगमन में? आगमन विधि में बालक स्वयं करके सीखता है, और जिसका काम बालक स्वयं करके सीखता है उसका अनुभव ही बालक को कैसा प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। और जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है वह ज्ञान भी लंबे समय तक क्या रहता है? सिंचित रहता है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। निगमन और सूत्र विधि के द्वारा या व्याख्यान विधि के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अपेक्षाकृत आगमन विधि से आप जो सीखोगे वो लंबे टाइम तक रहेगा। निगमन विधि से सीखा हुआ इतना लंबा टाइम तक नहीं रहेगा। तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा गुरुओं? ए हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये लीजिए, व्याकरण शिक्षण करवाया जाना चाहिए। यह प्रश्न आपके लिए पूछ लिया दोस्तों। किसके लिए पूछ लिया भाई? आपके लिए पूछ रहा है। ये किसकी जांच कर रहा है? ये अभिवृत्ति की जांच कर रहा है। ये अभिवृत्ति मापनी कहलाती है। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं अभिवृत्ति दृष्टिकोण को मापा जाता है कि आपका नजरिया कैसा है। तो ये अभिवृत्ति पर आधारित प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण करवाया जाना चाहिए। आपसे पूछ रहा है क्या, किसमें करवाना चाहिए? आगमन विधि के द्वारा करवाना चाहिए, निगमन विधि के द्वारा करवाना चाहिए, सूत्र विधि के द्वारा करवाना चाहिए या पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा करवाना चाहिए? देखिए, सूत्र विधि के द्वारा भी व्याकरण पढ़ाई जाती है, निगमन के द्वारा भी पढ़ाई जाती है, आगमन के द्वारा भी पढ़ाई जाती है और पाठ्य पुस्तक के द्वारा भी पढ़ाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक प्रभावी यदि व्याकरण सीखनी है, बालक को श्रेष्ठ व्याकरण का ज्ञाता बनाना ना, तो उसको आगमन विधि से सिखाओ। कौन सी विधि से सिखाओ? आगमन विधि से। क्योंकि आगमन विधि में बालक क्या करेगा? स्वयं करके सीखेगा, अपने आप से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेगा, ज्ञान भी लंबे समय तक सिंचित रहेगा और अपने आप में एक विद्वता को क्या करेगा दोस्तों? प्राप्त कर लेगा। जब तक आपकी, देखो आपने जो पढ़ा है, जब तक आप पढ़ाओगे नहीं तब तक आप श्रेष्ठ नहीं माने जाओगे। पढ़ा तब सकते हो जब आपको उस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव हो या वो ज्ञान आपके दिमाग में लंबे समय तक हो। तो व्याकरण को यदि आपके दिमाग में लंबे समय तक रखना है ना, इसका मात्र तरीका है कि बालक को किस विधि से पढ़ाया जाए?
आगमन विधि से पढ़ाया जाए, आपके व्याकरण का ज्ञान दीर्घ काल तक क्या रहेगा, सिंचित रहेगा। ए वाला जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा। एक प्रश्न और देखिए, उदाहरण देकर के नियमों का निर्धारण करना, उदाहरण देकर के नियमों का निर्धारण करना यह किस प्रकार की विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, सामान्य विधि है या निष्क्रिय विधि है? देखिए, उदाहरण देकर के नियमों का निर्धारण करना, बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दो और फिर नियमों का निर्धारण करवाओ, ये कौन सी विधि कहलाएगी? यह मनोवैज्ञानिक विधि कहलाएगी दोस्तों, जिस विधि में बालक चिंतन करता है, तर्क करता है, मनन करता है, विचार करता है। इस मानसिक क्रियाएं जो बालक किसी विधि के अंतर्गत करता है वह सारी मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है दोस्तों। तो यहां पे उदाहरण देकर के जब नियम का निर्धारण किया जाएगा तो बालक चिंतन, मनन, तर्क, विचार जैसी मानसिक क्रियाएं करेगा। ऐसी मानसिक क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? मनोवैज्ञानिक विधि कहेंगे। ये न तो अमनोवैज्ञानिक है, न सामान्य विधि है, न निष्क्रिय विधि है। निष्क्रिय तो नहीं है दोस्तों, ये सक्रिय विधि है। बालक इसके पता है ना, आगमन विधि के चारों सोपानों में बालक क्या रहता है? सक्रिय रहता है। ये बाद में आपको कल की क्लास में आपको बता चुका हूं कि चारों की चारों सोपान, जितने भी सोपान होते हैं ना आगमन विधि के, उन सारे सोपानों के अंदर बालक क्या रहता है दोस्तों? सक्रिय रहता है। ये दोस्तों सक्रिय रहता है। तो यहां तक यदि अपन बात करें आज की क्लास की, यदि बात करें दोस्तों, तो आज की क्लास में अपन जितने भी प्रश्न पढ़े थे, है ना, प्रश्नों की संख्या कितनी है ये मायने नहीं रखती है, लेकिन आज की क्लास से आपकी निगमन विधि को मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अगर आप कोशिश करते हो तो 2 दिन के अंदर अपन ने, है ना, दोनों विधियां जो महत्वपूर्ण विधियां मानी जाती हैं, आगमन और निगमन, दोनों विधियों को अपन ने क्या कर दिया? निचोड़ निकाल दिया दोस्तों। आगमन विधि को भी समझ लिया और निगमन विधि को भी समझ लिया। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, कौन कौन से इनके सोपान है, कौन कौन इसके प्रतिपादक है, गुण क्या है, दोष क्या है, काम कैसे करती है, किस किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, हर टाइप का प्रश्न लेकर के इन दोनों विधियों को थ्योरी के साथ में अपन ने क्या कर दिया है? समझ लिया है दोस्तों। तो यकीनन आपके ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत मदद करने वाली है दोस्तों। इसीलिए मन से जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, अपने आप को हताश न करें। ये जोश का समय है, ये इन्वेस्ट करने का समय है। यहां पे यदि ये समय आपने आराम में निकाल दिया तो पूरी जिंदगी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, मतलब अलग टाइप की मजदूरी करनी पड़ेगी, शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा। और यदि अभी आपने मानसिक परिश्रम कर लिया तो जीवन में आकर के जाकर के हल्की फुल्की मानसिक क्रिया करोगे और आराम से जीवन को क्या कर सकते हो? व्यतीत कर सकते हो। यह आप सब भी जानते हो दोस्तों। तो आप सब जानते हो कि आपके लिए ये रीट की वैकेंसी है, ये रीट की जॉब कितनी महत्वपूर्ण है और इस सीट को निकालना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो किसी भी प्रकार से ना निश्चिंत रहें, है ना, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, अपने आप को प्रसन्न चित्त रखते हुए आपको क्या करना है दोस्तों? अध्ययन करना है और अपने आप को उस मंजिल तक लेकर के जाना है जहां पे आपको जाने की आप सोचते हो, जहां पे जाने की आप हिम्मत रखते हो। या जो सपने आपके माँ बाप ने देख रखे ना, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी जो है ना आपके ऊपर है। तो यहां पे यदि आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाते हो ना दोस्तों, तो आप नहीं हारोगे, आपके साथ में पूरा का पूरा परिवार जो है ना वो फेल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किताब जब भी खोलो तो ऐसे मत सोच करके बैठो कि ये मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, ये सोचो कि ये मैं नहीं, ये मेरा पूरा परिवार पढ़ने बैठ रहा है, मेरे पूरे परिवार के सपने पढ़ने बैठे, मेरा भविष्य बढ़ने बैठा है, मेरे आगे का आने वाला जो जीवन है वो एक अच्छा जीवन बन जाए, वो पढ़ने के लिए बैठा है। तब जाकर के आपके मन में एक जोश आएगा और फीलिंग आएगी और आप उस तैयारी को क्या करोगे? उस हद तक लेकर के जाओगे। हाँ, आपकी ये दिक्कत है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने ऐप ले लिया है और बहुत सारे बच्चे अभी तक भी थोड़े कहीं ना कहीं कठिनाई को महसूस कर रहे हैं। तो निश्चिंत होकर के रहिए दोस्तों, कोई बड़ी प्राइस नहीं है आप लोगों के लिए। 199 रुपीज मैंने रखा है। और आपको बता दूं कि बहुत सारी कोचिंग मेरा ऐप दे भी रही है, जिसमें शिक्षण वीडियो मैंने पढ़ाया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो खुद मेरी शिक्षण वीडियो को 800 से 1200 रुपए तक बेच रही है, 700 रुपए, 600 रुपए में बेच रही है। और मेरे से ज्यादा शिक्षण वीडियो वो बेच चुके हैं दोस्तों, ले चुके हैं बच्चे। तो उस वो कंटेंट, उससे भी ज्यादा कंटेंट जो है ना दोस्तों मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, उससे भी बहुत अधिक कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं 199 रुपीज में। और उसके साथ में जो बच्चे ऐप खरीदते हैं तो आगामी 2 दिन के अंतर्गत जो आपकी ई बुक आने वाली है, उस ई बुक ऐप लेने वाले बच्चे को निःशुल्क रूप में दी जाएगी। और जो बच्चा ई बुक ऐप ना लेकर के केवल ई बुक लेना चाहता है, उसके लिए जो प्राइस रहेगी वो क्या रहेगी दोस्तों? 99 रुपीज रहेगी दोस्तों, 99 रुपए रहेगी। तो इससे बेहतर है कि ऐप ही लिया जाए। ऐप लीजिए, आप तैयारी कीजिए, आपके जरूर काम आएगी दोस्तों। इस बार जो आप 199 रुपीज आपका वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट है। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, जो सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके लिए वसूल हो जाएंगे। तो यकीनन मुझे विश्वास है कि आप लोग तैयारी से जुड़े रहेंगे, चैनल से जुड़े हुए रहिए। आप भी लीजिए, अपनों को भी बताइए और अपनों को भी लेके आइए ताकि पढ़ाई का एक नया जोश बने। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल ऐसे ही अट्रैक्टिव प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए भाई अब मेरी तरफ से राधे राधे।